हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका ग भाग कर रहे हैं जो कि है अधिगम, शिक्षा और विस्तार। पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी विस्तार के परिचय की, विस्तार के अर्थ की, यानी कि अपने ज्ञान को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना ही विस्तार है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार शिक्षा के सिद्धांतों की। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बात कर ली थी कि विस्तार शिक्षा का अर्थ है ग्रामवासियों तक शिक्षा को पहुंचाना, उनकी जो भी समस्याएं हैं ग्राम सेवक, ग्राम सेविकाओं द्वारा और समाज सुधारकों द्वारा उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करना, यही क्या है, विस्तार शिक्षा। आज हम बात कर लेते हैं उसके सिद्धांतों की। तो उसका पहला सिद्धांत है रुचि और ज़रूरत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट। देखिए, हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है, हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग होता है। जिस भी समाज में हम रह रहे हैं वहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। जिस ब्लॉक में हम रह रहे हैं उस ब्लॉक की और दूसरे किसी ब्लॉक की समस्याओं में, वहाँ की आवश्यकताओं में, ज़रूरतों में अंतर होता है। इतना ही नहीं, हर राज्य का दूसरे राज्य की आवश्यकताओं में अंतर होता है। जिस ज़िले में हम रह रहे हैं और दूसरे ज़िले की आवश्यकताओं में, इस तरह से व्यक्ति दर व्यक्ति, गांव दर गांव, ब्लॉक दर ब्लॉक और राज्य दर राज्य ये आवश्यकताएं, ये रुचियां, ये ज़रूरतें भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए जो विस्तार कार्यक्रम है वो लोगों की रुचियों और ज़रूरतों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों के लिए एक जैसे कार्यक्रम नहीं चलाए जा सकते। सबकी रुचियां अलग हैं, सबकी आवश्यकताएं अलग है। इसे ही हम कहते हैं रुचि और ज़रूरत का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है हमारा सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। देखिए, हम सब की संस्कृति अलग अलग है। भारत जो है वो सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। तो इसी कल्चरल डिफरेंस के कारण जो विस्तार कार्यक्रम है उन लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखता है जिनके साथ काम किया जाता है। कहने का आशय ये है कि विस्तार कार्यकर्ता जो होता है, कोई भी विस्तार कार्यक्रम शुरू करने से पहले उन लोगों का जो नॉलेज का लेवल है, यानी उनका जो ज्ञान का स्तर है, उनकी जो रुचियां हैं, उनके कौशल हैं, उनके जो मेथड्स यानी विधियां हैं, प्रयुक्त औजार, उनके रीति रिवाज, परंपरा, विश्वास, मूल्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। यानी देखिए, कोई भी विस्तार कार्यकर्ता जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहा है वो तब तक अपना कार्य सही से नहीं कर सकता, या हम यूँ कहें वो तब तक लोगों की समस्याओं का हल नहीं निकाल सकता जब तक लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की उसे जानकारी ना हो। वे किस तरह की विधियाँ अपनाते हैं, किस तरह का उनका सांस्कृतिक परिवेश है, उनके रीति रिवाज, उनके विश्वास, उनके मूल्य, उनकी प्रथाएं, उनके कौशल, उनकी रुचियां, हर चीज़ के बारे में जब तक एक विस्तार कार्यकर्ता को पता नहीं होता तब तक किसी भी कार्यक्रम को शुरू नहीं किया जा सकता, और शुरू कर भी लेते हैं तो जो परिणाम हम चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगला सिद्धांत है भागीदारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। विस्तार कार्य लोगों को स्वयं अपनी सहायता करने में मदद करता है। कहने का आशय ये है कि इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, वो किसी दूसरे पे निर्भर ना रहें। इसलिए उनकी मदद की जाती है कि आप खुद की मदद खुद करो। यानी कि जो विस्तार कार्य है वो लोगों को मदद तो करता है, लेकिन किसमें, ताकि आप स्वयं की सहायता खुद कर सको। उत्तम विस्तारण कार्य ग्रामीण और शहरी परिवारों को तत्काल समाधान देने के बजाय उन्हें स्वयं समस्याओं से निपटने में सहायता करता है। कहने का आशय ये है कि एक जो उत्तम विस्तारण कार्य होता है वो क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उनका चुटकी में सॉल्यूशन उनके हाथ में दे दिया, इसकी बजाय उन्हें इस लायक बनाया जाता है कि वो अपनी समस्याओं को तुरंत निपटा सकें। उन्हें इतना सक्षम बनाया जाता है। अनुकूलन क्षमता का सिद्धांत। देखिए, विस्तार कार्यक्रम जो है वो लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि जब भी ज़रूरत हो, परिस्थितियां अनुकूल है, प्रतिकूल हैं, कैसी भी परिस्थितियां हैं, उन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक परिवर्तन उसमें किए जा सकें, उसमें चेंजेस किए जा सकें, ये बहुत ज़रूरी है। हमने हमारे टाइम टेबल की जब बात की थी हमारे पिछले लेसन में, उसमें भी हमने ये किया था ना कि उसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसी तरह से
जो विस्तार कार्यक्रम है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन किया जा सके। उसके बाद नंबर पे है संगठन के आधारभूत सिद्धांत। विस्तार कार्य स्थानीय समुदाय द्वारा प्रायोजित होना चाहिए। स्थानीय समूहों को व्यवस्थित करने का उद्देश्य नई रीतियों या कार्यक्रमों का मूल्य प्रदर्शित करना होता है, ताकि उन्हें अपनाने के लिए अधिक से अधिक लोग इच्छुक हों और उनमें भाग ले सकें। कहने का आशय ये है कि जो विस्तार कार्य है वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो स्थानीय समाज है, स्थानीय समुदाय हैं, उनके द्वारा प्रायोजित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्थानीय समूह हैं वो नई रीतियों और कार्यक्रमों का मूल्य प्रदर्शित करें और उन्हें अपनाने के लिए अधिक से अधिक लोग आगे आएँ, अपनी इच्छा दिखाएं और उसमें भागीदारी लें, ये बहुत ज़रूरी होता है। नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। अधिकांश विस्तार कार्य स्थानीय नेतृत्व के उपयोग पर आधारित होता है। स्थानीय नेताओं में लोगों का अधिक विश्वास होता है। कहने का आशय ये है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का कोई सदस्य अगर लीडरशिप करता है तो इसका बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो लोग होते हैं उनका स्थानीय नेता में, उनके अपने नेता में बहुत अधिक विश्वास होता है। इसलिए जो विस्तार कार्य होता है वो स्थानीय नेतृत्व पर, यानी वहाँ के लीडरशिप पर, वहाँ के नेतृत्व पर आधारित होना चाहिए। यही है नेतृत्व का सिद्धांत। उसके बाद है उनकी पहचान और प्रशिक्षण अनिवार्य है, ताकि समुदाय में नए विचार कम से कम प्रतिरोध के साथ स्वीकार कर लिए जाएं। किसकी पहचान? जो विस्तार कार्य करता है, जो नेतृत्व करता है, उसकी जो पहचान है, उसकी जो ट्रेनिंग है, उसका जो प्रशिक्षण है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि किसी भी विचार को अगर प्रस्तुत किया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध ना हो, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, समस्याएं घटने की बजाय बढ़े नहीं और बहुत अधिक लोग उसका प्रतिरोध नहीं करें और उसे आसानी से स्वीकार कर लें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है पूर्ण परिवार का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली। विस्तार कार्य के सफल होने की संभावना अधिक होगी अगर परिवार के सारे सदस्यों के साथ किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी योजना को चलाया जाए। उसमें युवा, महिलाओं, पुरुषों की, बच्चों की, वृद्धों की, बुजुर्गों की, सबकी भागीदारी होगी तो उस कार्यक्रम में अवश्य सफलता मिलती है। सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। देखिए विस्तार जो है ये एक सहकारी कार्य है ना। तो कोऑपरेशन के लिए जो लोग हैं वो एक साझे उद्देश्य के लिए अपने गांव, ब्लॉक और राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यह एक संयुक्त लोकतांत्रिक उद्यम है, यानी कि ऐसा कार्य जिसमें सबका सहयोग शामिल है। अगर सब सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी जो योजना है, कोई भी कार्यक्रम है, उसमें सफलता नहीं मिल सकती है। उसके बाद अगला है संतोष का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहाँ सेटिस्फेक्शन से यानी संतोष से हमारा क्या आशय है कि किसी भी समस्या का समाधान करना या कोई नया कौशल प्राप्त करना या व्यवहार में कोई अन्य परिवर्तन लाने की जो दक्षता है उसे ही हम संतोष कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन मिल जाए या हम अपने ज्ञान के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं या कोई नया कौशल सीख रहे हैं, उसे हम यहाँ किसका नाम दे रहे हैं? संतोष का। तो विस्तारण शिक्षा के प्रयास का जो अंत्य उत्पाद है वो संतोष है, जो वहाँ के जो भागीदार हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको अनेक रूपों में मिलता है, कई रूपों में मिलता है। अपनी समस्या का अगर समाधान मिल गया तो उन्हें संतोष प्राप्त होता है, अगर उन्होंने कोई नया कौशल सीख लिया तो उन्हें संतोष प्राप्त होता है, या उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आए हैं वो किसी ज्ञान के अर्जन के बाद, उसे हम क्या कहेंगे? संतोष। यानी कि ये उनके अलग अलग रूप हैं जो भागीदारों को मिलते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। विस्तार विज्ञान की विधियों पर आधारित है, इसलिए इसका सतत मूल्यांकन करना होता है। देखिए ये जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, इसकी जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो साइंस पर बेस्ड हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसका टाइम टू टाइम मूल्यांकन होता रहे, यानी निरंतर रूप से हम ये देखते
कहें कि इन कार्यक्रमों में हमें कितनी सफलता मिली है, क्या सारी सूचनाएं ग्रामवासियों तक पहुंच पा रही है, या शिक्षा का जो लक्ष्य हमने लिया था क्या हमने उसको प्राप्त कर लिया है, या गांव में सारी सूचनाएं मिल रही हैं, लोग योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं या नहीं। इसका मूल्यांकन होना बहुत अधिक ज़रूरी है। किए गए काम के प्रभाव की माप लोगों के ज्ञान, कौशल, प्रवृत्तियों अपनाने के बाद व्यवहार में हुए परिवर्तनों के रूप में किया जाता है, न कि केवल भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के रूप में। यानी कि हमने बड़े बड़े कागज़ तो तैयार कर लिए, उसमें आंकड़े लिख लिए कि चेंजेस आ गए हैं, लेकिन असली तरीका क्या है उनको नापने का, कि लोगों के जो ज्ञान हैं, उनके जो कौशल हैं यानी उनकी स्किल्स हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनकी प्रवृत्तियां हैं, उनमें कितना परिवर्तन हुआ है। ना कि हम केवल इसे भौतिक रूप से मूल्यांकन करें, बल्कि प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक रूप से भी इसका मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जब ग्राम सेविकाएँ महिलाओं को पोलियो से बच्चों के प्रतिरक्षण के बारे में बताती हैं, तो वो बाद में ये भी मूल्यांकन करें कि पोलियो के मामलों में कमी आई है या नहीं। इसका हम छोटा सा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि देखिए, जो ग्राम सेविकाएं हैं महिलाओं को बताती हैं कि पोलियो से बच्चों को कैसे बचाया जाए, पोलियो की खुराक पिलाने से क्या फ़ायदा होगा, कब पिलाई जाती है ये खुराक, कहाँ पिलाई जाती है। जब इनके बारे में ग्राम सेविका ने पूरी नॉलेज दे ली, अब उसका ये कर्तव्य है कि वो ये जान ले कि इतनी मेरी मेहनत के बाद पोलियो के मामलों में कितनी कमी आई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए और पोलियो के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। तो इसका मूल्यांकन व्यवहारिक रूप से बहुत ज़रूरी है। तो ये थे विस्तार शिक्षा के सिद्धांत। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसकी विधियों की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।